सरकारी कर्मचारियों को महीने में 2 बार सैलरी, वीआईपी कल्चर का दी एंड और स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बैन। ये फैसले लिए हैं खुद प्राइम मिनिस्टर ने। मैं बात कर रही हूँ हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल की जेन ज़ी सरकार की। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि नेपाल की बालेन सरकार ने इन 30 दिनों में क्या क्या किया। क्या नेपाल में बदलाव होगा या तानाशाह बनेंगे वहां के प्रधानमंत्री। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। 27 मार्च 2026 नेपाल की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी चर्चा सिर्फ नेपाल में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में होने लगी। 35 साल के बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। बालेन शाह कोई पारंपरिक नेता नहीं रहे हैं, वो पहले रैपर थे, फिर काठमांडू के चर्चित मेयर बने और अब देश के प्रधानमंत्री हैं। युवाओं ने उन्हें सिस्टम बदलने वाले चेंज मेकर के रूप में देखा। भ्रष्टाचार से परेशान जनता ने उन्हें बड़ी बहुमत से सत्ता में काबिज किया। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 30 दिनों में नेपाल कितना बदला और क्या ये बदलाव सही दिशा में जा रहा है या नहीं। बालेन शाह के सत्ता संभालते ही सबसे पहले उनकी सरकार ने वीआईपी कल्चर पर हमला बोला। नेपाल में नेताओं और बड़े अधिकारियों के काफिले, विशेष सुविधाएं और सरकारी ताकत के दिखावे को लेकर जनता लंबे समय से नाराज थी। बालेन सरकार ने संकेत दिया कि अब नेता जनता से ऊपर नहीं होंगे। कई जगहों पर नेताओं के काफिले को सीमित किया गया और सरकारी दफ्तरों से नेताओं की तस्वीरें और राजनीतिक पोस्टर हटा दिए गए। बालेन सरकार ने सरकारी व्यवस्था में भी बदलाव की शुरुआत की। कर्मचारियों को महीने में एक बार की जगह हर 15 दिन में सैलरी देने का फैसला लिया गया। धीरे धीरे ये व्यवस्था शिक्षकों और सुरक्षा बलों तक बढ़ाई जाएगी, ऐसा दावा किया गया है। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सभी अस्पतालों में 10% बेड मुफ्त रखने की बात भी सामने आई है। ये फैसला अगर सही तरीके से लागू होता है तो नेपाल के हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए। क्लास 5 तक परीक्षा प्रणाली खत्म करने की बात कही गई है ताकि बच्चों पर शुरुआती दबाव कम हो। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। लोगों ने कहा कि अगर अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूलों की हालत खुद ब खुद सुधर जाएगी। ये फैसला मजबूत माना गया क्योंकि इससे शिक्षा व्यवस्था पर जवाबदेही बढ़ सकती है। बालेन शाह ने सरकार को छोटा और तेज बनाने का भी दावा किया। केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 25 से घटाकर 17 करने का फैसला लिया गया। पिछली सरकार से कंपेयर करें तो उन्होंने यूथ को सेलेक्ट किया अपनी टीम बनाने के लिए और कई नए चेहरों को मौका भी दिया। इससे युवाओं को लगा कि राजनीति में उम्र नहीं, क्षमता मायने रखती है। नेपाल जैसे देश में जहां पुरानी पीढ़ी लंबे समय से सत्ता पर हावी हो रही थी, वहां ये बदलाव बड़ा संकेत माना गया। लेकिन जहां एक तरफ सुधारों की बात तो हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विवाद भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने के अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखाक समेत कई पुराने नेताओं पर कार्रवाई शुरू की गई। सरकार का दावा था कि ये भ्रष्टाचार और हिंसा के मामलों में कानूनी कार्रवाई है, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर कानून सब पर बराबर लागू होता है तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ विरोधियों पर कार्रवाई हो तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों पर रोक लगाने का फैसला भी काफी विवादित रहा। सरकार ने कहा कि छात्र राजनीति पढ़ाई को नुकसान पहुंचाती है और उसकी जगह स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाएगी। बालेन शाह सरकार की सबसे बड़ी मुश्किलों में से ये एक उनकी अपनी कैबिनेट से आई। सिर्फ 26 दिनों में 2 मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा। श्रम मंत्री दीपक कुमार साह पर पत्नी के लिए पद सुरक्षित कराने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उन्हें हटना पड़ा। गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने अपनी संपत्ति और निवेश को लेकर सवाल उठने पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे सरकार की जल्दबाजी में बनाई गई टीम और कमजोर जांच प्रक्रिया का उदाहरण बता दिया। भारत नेपाल सीमा पर भी बालेन सरकार के फैसलों ने हलचल मचा दी है। भारत से 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी लगाने का नियम लागू किया गया। कई वस्तुओं पर 5% से लेकर 80% तक टैक्स की चर्चा हुई। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने भारत आते रहे हैं। ऐसे में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कपड़े और घरेलू सामान पर जांच और टैक्स से लोगों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। सीमा क्षेत्रों में धरना शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई पहले से है, अब ये नियम आम आदमी की जेब पर और बोझ डाल देगा। नेपाल की जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बालेन शाह बदलाव ला रहे हैं या बहुत तेज फैसलों से अस्थिरता पैदा कर रहे हैं।
जो जेनजी युवा कभी उनके गाने गाते थे, वही अब सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। बालेन शाह की तुलना सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू से भी की जा रही है। ली कुआन यू ने कम उम्र में सत्ता संभाली और सिंगापुर को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उनकी छवि बाद में बेहद सख्त शासक की भी बनी। नेपाल में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बालेन शाह निर्णायक नेता हैं, जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो बहुत केंद्रीकृत और कठोर शैली अपना रहे हैं। नेपाल और सिंगापुर की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए तुलना आसान है, लेकिन नतीजे अलग हो सकते हैं। भारत के लिए भी ये दौर अहम है। बालेन शाह पहले ही कह चुके हैं कि नेपाल किसी एक देश की तरफ नहीं झुकेगा। उन्होंने भारत, चीन, अमेरिका, जापान समेत कई देशों के राजदूतों से मुलाकात कर संतुलित विदेश नीति का संकेत दे दिया है। 30 दिनों में नेपाल में बहुत कुछ बदल गया है। जनता ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता में नया चेहरा सच में बड़े फैसले ला सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखा गया कि बदलाव जितना तेज होगा, विरोध भी उतना तेज होगा। बालेन शाह ने एक उम्मीद जगाई है, पर अब असली परीक्षा शुरू हुई है। तो इन 30 दिनों में नेपाल में क्या कुछ बदला, ये मैंने आपको बताया। तो आपके हिसाब से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने देश को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? क्या ये सही है या गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।